Students, today we are doing DAV class 5th My Living World chapter 3rd forest. A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. देखिए forest एक ऐसा एरिया होता है, forest हम किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं, जो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ट्रीज होते हैं. द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्री होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म, वो बहुत सारी लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करते हैं. मतलब वहां पर बहुत सारे जीव जंतु जो है उनके लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, वो जहां पर वो आराम से जी सकते हैं. ट्रीज आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके फॉरेस्ट का. दे क्लीन द एयर, कूल इट इन हॉट डेज. ये हवा को जो है क्लीन रखते हैं और ठंडक रखते हैं जब गर्मियों के दिन होते हैं. बिकॉज आपने देखा है ना कि जैसे जहां पर ट्रीज बहुत कम होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करता है गर्मियों में, और जहां पर ट्रीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है जिस भी सिटी में, जिस भी स्ट्रीट में, तो वहां पर टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है. जो है वो शेड्स प्रोवाइड करते हैं, छांव देते हैं. तो इसी कारण जहां पर ट्रीज होते हैं उसका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू जहां पर ट्रीज नहीं होते हैं. कंजर्व हीट एट नाइट, नाइट में भी हीट को कंजर्व करके रखते हैं. एक्ट एज अ एक्सीलेंट साउंड ऑब्जर्वर. जो ये जैसे मान लीजिए इनके आसपास में कोई इंडस्ट्री है तो उसका शोर शराबा ज्यादा नहीं सुनाई देगा फॉरेस्ट के, बिकॉज ट्री इन्हें एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर भी कहा गया है. ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर दिखा रखी है फॉरेस्ट के अंदर, जहां पर कई तरह के एनिमल्स, बर्ड्स यहां पर बैठे हुए हैं. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल एनवायरमेंट. फॉरेस्ट जो है वो एक स्पेशल एनवायरमेंट क्रिएट करता है, विच इन टर्न अफेक्ट द काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव एंड सर्वाइव देयर. देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि एनिमल्स का एक स्पेशल हैबिटेट होता है, और वही हैबिटेट जो है उनको कहां मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है, जहां पर वो सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं. जैसे कि आप अपने घर में सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं, ऐसे ही जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो पंछी रहते हैं वहां पर, वो सब वहां पर एक स्पेशल हैबिटेट है उनका, वो जहां पर वो सेफ महसूस करते हैं, और वो कहां मिलता है, उन्हें फॉरेस्ट के अंदर मिलता है. इसीलिए आज के दिन जो है वाइल्ड लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की जा रही है. फॉरेस्ट डेवलप एट प्लेसेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर देयर इज एन एनुअल रेनफॉल एट लीस्ट 200 mm. देखिए रेनफॉल हमेशा mm में मेजर होती है, तो जहां पर 200 mm की रेनफॉल होगी और ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, वहीं पे आपके फॉरेस्ट डेवलप हो सकते हैं. ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन आप लर्न करिएगा. इसमें होते हैं, इसकी ये कंडीशन है, ये आप लर्न कीजिएगा कि भाई जहां पर एवरेज टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस रहे और एनुअल रेनफॉल जो है एटलीस्ट 200 mm की वहां पर हो. फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर. अर्ली मैन जो होते थे उनके लिए फॉरेस्ट जो है वो उनका होम होता था, घर होता था, जहां से वो खाना भी मिलता था उन्हें और शेल्टर भी मिलता था, मतलब रहने की जगह भी मिलती थी. ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. ह्यूमन बींग्स का और फॉरेस्ट का जो है हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है. वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट. हम हमेशा से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं. किस लिए? क्लीन एयर के लिए, फूड, फ्यूल, वाटर, शेड्स एंड शेल्टर. क्लीन एयर हमें ट्रीज से मिलती है, फूड भी हमें ट्रीज से मिलता है, फ्यूल मिलता है, वाटर मिलता है, शेड्स मिलती है एंड शेल्टर मिलता है. इसमें जैसे क्लीन एयर मिलती है हमें, क्लीन एयर आपको पता ही है, जहां पर भी ट्रीज होते हैं वहां पर आपको क्लीन एयर मिलेगी. फूड मिलता है ट्रीज से, फ्यूल मिलता है. फ्यूल कैसे मिलता है? ईंधन होता है जो, जैसे वहां पर टूटी हुई जो ब्रांचेस गिर जाती हैं और चीजें जो होती हैं जो वो ईंधन के रूप में यूज होती है, जिस पर कि पहले के अर्ली मैन जो है खाना पकाते थे. वाटर मिलता है. वाटर कैसे मिलता है? अब जितनी ज्यादा ट्रीज होंगे उतनी ही जो है वहां पर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ज्यादा होगा और उतनी ही रेनफॉल ज्यादा होगी. रेनफॉल ज्यादा होगी तो वहां पर जितनी भी, अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं आसपास में, तो उनकी भी पोल्यूशन को वो फिल्टर आउट कर देते हैं जितने ज्यादा वहां पर ट्रीज होंगे. नेक्स्ट है शेड्स देते हैं, वो हमें छांव प्रोवाइड करते हैं एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. 10 फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल्स. इसलिए फॉरेस्ट को कहा गया कि वो मल्टीपल रोल प्ले करता है टू टेक केयर ऑफ अवर बेसिक नीड. हमारी जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल करने के लिए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फॉरेस्ट प्ले ऑल दीज रोल्स. अब देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है ये सारे रोल्स कैसे निभाता है. ये अर्ली मैन की पिक्चर यहां पर दिखा रखी है. एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में क्या है? फॉरेस्ट हेल्प अस इन फॉलोइंग वेज. फॉरेस्ट जो है हमारी कई सारी वेज में हेल्प करता है. सबसे फर्स्ट आता है द ट्री प्यूरिफाई द एयर. ट्री जो है एयर को प्यूरिफाई करते हैं. कैसे प्यूरिफाई करते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. एक प्रोसेस होता है जो आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस. जो ट्री अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. उसमें वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. तो इसीलिए हमारी एयर जो है वो प्यूरिफाई हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं. तो इसलिए ये बैलेंस बनना बहुत जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका बैलेंस क्लाइमेट में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दिस हेल्प टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर अ लार्ज एरिया. जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का, वो ट्रीज से होता है, क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हम ह्यूमंस जो होते हैं वो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग. ट्रीज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है स्टूडेंट? जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि कितने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सर्दी में बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है, तो उस चीज को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग. डाइऑक्साइड जो होती है विच इज अ मेन ग्रीन हाउस गैस, वो आपकी मेन ग्रीन हाउस गैस होती है. ये आपके ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है. फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर. फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं रेन वाटर के. किस तरह से होते हैं? जैसे आपकी सॉइल होती है, आपकी रेन आती है तो वो क्या करती है, आपकी डीप इनसाइड जाती है रेन वाटर, तो वो क्या करते हैं ग्राउंड वाटर में जाकर आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो आपका ग्राउंड वाटर होता है, और जितने ज्यादा पेड़ होंगे वो क्या करेंगे, उतना ही फिल्टर करते हैं उस वाटर को. तो इसलिए इसे नेचुरल एब्जॉर्बर कहा गया है रेन वाटर का. द सॉइल जो होती है हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्री सोक इन रेन वाटर. वो क्या करती है? रेन वाटर को सोक कर लेते हैं एंड लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉइल. और ज्यादातर रेन वाटर का जो पोर्शन होता है वो सीप्स डाउन द सॉइल, मतलब कि ग्राउंड वाटर में चला जाता है
एंड दिस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर को इस तरह से रिचार्ज करता है और वो आगे हमें पीने के लिए काम आता है, तो इसलिए इसे नेचुरल एब्जॉर्बर कहा गया है रेन वाटर का। नेक्स्ट आपका आ गया है फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी जो है बह जाती है, खराब हो जाती है, उसको जो है प्रिवेंट करता है, खत्म करता है। कैसे? ट्री बाइंड सॉइल पार्टिकल, जितने ज्यादा ट्री होंगे उतने ही सॉइल पार्टिकल जो है उससे बंद करेंगे। क्यों? नीचे रूट्स होती हैं और उसके कारण वो मजबूती से वहां पर सॉइल रुकी रहती है। अदरवाइज जितने ट्रीज कम होंगे उतना ही क्या है, बारिश के टाइम में सॉइल बह जाएगी, उड़ जाएगी एयर से, तो उसके कारण वो सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। तो ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स, उनकी स्ट्रॉन्ग रूट से वो बंधी रहती हैं। दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड, इस तरह से आपकी सॉइल जो है पानी में बहकर नहीं जाती है एंड ब्लोन अवे, और उड़ती नहीं है, तो इसलिए ये सॉइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एज द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ द ट्री, क्योंकि सॉइल जो है वो बाइंड हो जाती है आपकी, किस कारण से? क्योंकि रूट्स होती हैं ट्रीज की, उसके कारण सॉइल वहां पर जो है बाइंड हो जाती है, और उसके कारण जो रनिंग वाटर होता है वो ना तो सॉइल को बहा के ले जा सकता है और ना ही फ्लड कर सकता है, वो वहां पर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आप मिला के देखेंगे तो यही पॉइंट बनता है कि प्रिवेंट फ्लड, यहाँ पर जो है रेन वाटर एब्जॉर्बर कहा गया है इसे, और यहाँ पर सॉइल इरोजन प्रिवेंटर कहा गया है। तो आप देखेंगे कि सॉइल के कारण पानी ज्यादा से ज्यादा ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर में ले जाते हैं, जिसके कारण की फ्लड आने का खतरा कम हो जाता है। फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल, फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा रेनफॉल ला पाते हैं। किस वजह से? ये प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन, ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपीरेशन के कारण फॉरेस्ट में, पेड़ों में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, तो वाटर साइकिल जो है, जो इवेपोरेशन करते हैं वो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। प्लांट्स में इवेपोरेशन नहीं होता है, प्लांट्स में होता है आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, आपकी वाटर साइकिल मेंटेन रहती है, जिसके कारण की गुड रेनफॉल आती है। तो फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल, दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स, तो इसके कारण ज्यादा ग्रीनरी रहती है आपके आसपास में, और आपकी क्रॉप्स भी बेटर हो पाती हैं अगर आपकी सीजनल रेनफॉल अच्छी हो तो। फॉरेस्ट आर सर्व एज अ होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देखिए बहुत सारे एनिमल्स का एक होम, घर की तरह है फॉरेस्ट। दीज इंक्लूड मैमल्स, मैमल्स कौन से एनिमल होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं और अपना दूध पिलाते हैं उन्हें। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंग के चलने वाले होते हैं। इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, जो ये कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े हम बोलते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। बर्ड्स कौन से होते हैं, जो ये पक्षी होते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। और इन सब के लिए एज अ होम जो है वो फॉरेस्ट होता है, जैसे कि एक नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है, जहां पर हम सब सिक्योर महसूस करते हैं, जैसे हमारे लिए हमारा घर होता है, उसी तरह एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो है उनका एक नेचुरल हैबिटेट है। इसी वजह से वाइल्ड लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एनिमल्स, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि इतनी ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट कम क्वांटिटी में रह गए हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट आपका आता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस क्या है फॉरेस्ट की, और ये आपके टोटल 7 पॉइंट्स हैं। मेरे हिसाब से आपको 7 के 7 आने चाहिए, आपको इनका रट्टा नहीं मारना होता। देखिए साइंस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको समझ के करिए, आपको सारे स्टेप्स इजीली याद आ जाएंगे। जैसे मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले प्यूरिफाई करते हैं ये एयर को, सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं, नेचुरल एब्जॉर्बेंट होते हैं रेन के, और सॉइल इरोजन को कम करते हैं। और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये रेन को भी एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल इरोजन कम करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, फ्लड नहीं आती है, फ्लड प्रिवेंट करते हैं। ये गुड रेनफॉल को ब्रिंग करते हैं क्योंकि इनमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है ये बहुत सारे एनिमल्स को एज अ होम सर्व करते हैं, तो ये एज अ जो है एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। नेक्स्ट आपका आ गया है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, फॉरेस्ट से जो है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज किए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर, सबसे फर्स्ट है वुड एंड टिम्बर, जो लकड़ी होती है। वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर्स एंड एज अ फ्यूल, जो आपकी नोटबुक्स वगैरह होती हैं, आपकी बुक्स बनती है, तो ये पेपर भी जो है ये किससे बनता है, ये बनता है आपका ट्रीज से। कौन से ट्रीज मेनली यूज होते हैं? जैसे आपका बैम्बू ट्री हो गया, यूकेलिप्टस ट्री हो गया, बिर्च ट्री हो गया, तो इन सब ट्रीज को यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए एंड एज अ फ्यूल, और फ्यूल के लिए भी ये यूज होते हैं, जो ईंधन के रूप में यूज होता है, यूज किया जाता है आपके न्यू पेपर बनाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई स्क्रैप बुक टाइप पेपर जो होते हैं वो काफी थिक पेपर्स होते हैं। वो क्या होते हैं आपके, जो आपके यूज पेपर हैं, जो कि रद्दी वाला लेके जाता है आपके घर से, वो पेपर को दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है, जिससे कि उसके न्यू पेपर्स बनाए जाते हैं जो कि थोड़े थिक होते हैं। तो फर्स्ट इसका आ गया है कि वुड में यूज होता है, वुड आपकी किस चीज में यूज होती है, आपके फर्नीचर बनाने में, पेपर बनाने में, और एज अ फ्यूल यूज होती है। सेकंड आपका आ जाता है मेडिसिन एंड स्पाइसेस। A number of medicines are obtained from forest. Medicinal plants like आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी grow in forest. देखिए बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जैसे कि आंवला यूज किया जाता है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए उन्हें मेडिसिनल प्लांट के नाम से बोला जाता है और उनकी मेडिसिन बनती हैं। सम स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, और बहुत सारे स्पाइसेस भी जो होते हैं वो भी आपको फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स दिखा रखे हैं इसमें, ये है आंवला आपका, जिसे गूसबेरी बोला जाता है इंग्लिश में, ये अश्वगंधा है, एंड ये स्पाइसेस हैं आपके जो कि आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है गम्स, रेजन्स एंड डाइस। गम्स जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? जैसे आपने देखा होगा जो एडहेसिव होते हैं, जो चिपकाने के लिए आप यूज करते हैं, आपके क्राफ्ट आप बनाते हैं, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स बनाते हैं, उसमें आप गम यूज करते हैं, वो आपको कहां से मिलता है? वो भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, या आप इससे ट्री से कलेक्ट कर रहे हैं गम। सम वेराइटीज ऑफ गम आर यूज्ड एज फूड, कुछ वेराइटी ऑफ गम जो है वो फूड की तरह भी यूज किया जाता है। मैनी रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक वेनिश एंड पेंट्स, गम्स जो रेजिन्स होते हैं वो आपके कहां यूज होते हैं? पेंट के लिए यूज किए जाते हैं। मैनी डाइस यूज्ड टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि आपके पेपर और क्लोथ्स को कलर करने के काम आती है। जो डाइस वो आपको कहां से मिलती है? वो भी आपको फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो इसके ये दो और हो गए हैं इसके यूजेस, मेडिसिन एंड स्पाइसेस में यूज होता है, गम, रेजिन एंड डाई भी हमें जो है फॉरेस्ट से मिलती है। आ गया है स्पेशल लीव्स। एरेका नट लीव्स जो होती हैं आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। एरेका नट
कोकोनट लीव्स जो होती हैं वो डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के लिए यूज की जाती है। डिस्पोजेबल प्लेट्स कौन सी होती है स्टूडेंट? जो यूज एंड थ्रो होती है कि आप उन्हें यूज करें और उसके बाद आप थ्रो कर देते हैं उन्हें। तेंदू लीव्स जो होती हैं जिसे कि ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, वो लीव्स आपकी रैपिंग पर्पजेस के लिए यूज की जाती हैं, जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये तेंदू लीव्स हैं। नेक्स्ट आ गया है हनी। लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट, जो कि मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, जिससे कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है हनी को। बीज वैक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक, बीज की वैक्स जो होती है वो कॉस्मेटिक में यूज की जाती है और एज अ मेडिसिन भी वो यूज की जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छत्ता है और ये हाइव्स हैं इनके, देखिए छोटे छोटे, और ये क्या है आपका हनी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया इससे। देन जो होता है उसकी काफी ज्यादा क्वालिटी होती है, वो बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो प्लांट होता है ये किस किस चीज में यूज होता है? बास्केट बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रोड्स, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेला एंड वॉकिंग स्टिक्स, इन सबको बनाने में ये यूज होता है बैम्बू। ये देखिए टोकरियां बन रही हैं यहाँ पर, यहाँ अलग अलग यूटेंसिल्स भी बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है इससे फर्नीचर बनाया गया है। बैम्बू इज ऑल्सो यूज एज अ फूड, बैम्बू को कई लोग एज अ फूड भी यूज करते हैं। डू यू नो में है बैम्बू इज वेरी यूजफुल प्लांट, बैम्बू जो है बहुत ही यूजफुल प्लांट है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स क्या होते हैं आपके? ब्लाइंड्स जो होते हैं वो आपके कर्टन की तरह होते हैं, जो फ्लिप वाले कर्टन्स होते हैं उस तरह से इसको यूज किया जाता है। ब्रशेस में यूज किया जाता है, कार्ड्स बनाने के लिए, चारकोल, चॉपस्टिक, कुकिंग यूटेंसिल्स, फैंस जो आप हवा करते हैं वो फैंस बनाने के लिए, फेंसेस बनाने के लिए फेंसेस बनाई जा सकती हैं, जो कि जैसे आप गार्डन के चारों तरफ लगवाते हैं या अपने घर के चारों तरफ लगवाते हैं फेंसेस, वो बैम्बू की बनाई जाती हैं। फायरवुड में यूज होता है ये, फूड स्टीमर में यूज होता है, फर्नीचर बनाया जाता है इससे। गार्डन टूल्स जो कि आप गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं टूल्स, वो भी बैम्बू से बनाए जा सकते हैं। हैट्स बनाई जाती हैं, जो टोपियां होती हैं। इंसेंस क्या होती हैं? जो कि आपकी स्टिक्स होती हैं, जो कि अगरबत्ती बोलते हैं आप जिन्हें, वो बनाई जाती हैं इससे। पार्टिकल बोर्ड बनाए जाते हैं, पेन्स बनाए जाते हैं, पाइप्स हैं, प्लाई है, रूफिंग मतलब छत बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। स्कैफोल्ड मतलब किसी भी तरह की कोई इमारत बना सकते हैं इससे। टेबल वेयर बना सकते हैं एंड टूथपिक बना सकते हैं। तो देखिए कितने ज्यादा यूजेस हैं बैम्बू के, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट आपका आ गया है स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? सैंडलवुड। सैंडलवुड आपके जो है आपके परफ्यूम की तरह यूज किया जाता है। लाख जो होता है, लाख की जैसे आप चूड़ियां वगैरह देखते हैं, वो लाख की बनी हुई चूड़ियां होती हैं, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। रबर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे गम कलेक्ट होता है वैसे ही रबर भी कलेक्ट होता है, फिर इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें कहां से मिलती हैं? फॉरेस्ट से ही ऑब्टेन होती हैं। तो फॉरेस्ट के काफी सारे प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला है इसका यूज जो आता है वो वुड है। देन इसमें मेडिसिन एंड स्पाइसेस बनाए जाते हैं। गम, रेजिन एंड डाइज जो है वो यहाँ से कलेक्ट की जाती हैं। स्पेशल लीव्स होती हैं जो फॉरेस्ट से कलेक्ट की जा सकती हैं। हनी मिलता है हमें फॉरेस्ट से। बैम्बू से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। देन है स्पेशल प्रोडक्ट जैसे कि सैंडलवुड, रबर एंड लाख आपका हो गया। तो ये सब थे इसके कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है हमें मिलते हैं फॉरेस्ट के, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका टॉपिक आ गया है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ट्रीज को काटा जाना, कटाई होना उनकी। वी नाउ नो दैट द फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। अभी तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा है हमें पता लगा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। किस तरह से? फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज के कारण क्या होता है? हमारी सराउंडिंग एयर जो है वो प्यूरिफाई होती है, रेनफॉल इंक्रीज होती है, सॉइल इरोजन कम होता है, ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, फ्लड कम होती है। तो इतने सारे हमें बेनिफिट होते हैं। हाउएवर सम ऑफ अस कट डाउन ट्रीज इन अनप्लान्ड मैनर ड्यू टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। लेकिन हम में से ही बहुत से लोग क्या करते हैं? अनप्लान्ड मैनर में पेड़ों की कटाई करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। दिस इज नाइदर राइट नॉर डिजायरेबल। ये ना तो सही है और ना इसकी जरूरत है कि पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई की जाए। ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ह्यूमन बींग जो है कुछ रीजन के कारण पेड़ों को काटते हैं। उनमें से फर्स्ट रीजन है नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेज। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें हाउसेज की नीड ज्यादा हो रही है, मतलब उतनी ही जो है कपड़े की नीड ज्यादा हो रही है, खाने की नीड ज्यादा हो रही है, तो इंडस्ट्रीज भी ज्यादा लग रही है और एग्रीकल्चर भी ज्यादा करना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि इस पेड़ों की कटाई की जाती है वहां पर घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए और खेती करने के लिए। नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। और जैसे जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स बढ़ रही हैं तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? लकड़ी की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके कारण भी पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है। उनको जो है जरूरत होती है कुछ स्पेसिफिक यूजेस के लिए ट्रीज को काटने की, तो उसके बजाय वो जो है वहां पर पेड़ भी ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अगर मान लीजिए किसी मजबूरी के कारण, किसी जरूरत के कारण आपको एक पेड़ की कटाई करनी भी पड़ती है, तो उसकी बजाय कम से कम आप 5 पेड़ उगाइए, तभी जो है उसकी भरपाई शुरू हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये 3 स्पेसिफिक कारण बताए गए हैं। एक तो जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं चीजों की, उसके लिए यूज होता है वुड। दूसरा है घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होता है। तीसरा है पेड़ों की कटाई तो की जा रही है लेकिन उनकी बजाय जो है पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इस कारण से जो है आपके फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो एक आप ये पिक्चर देखिए और एक आप ये पिक्चर देखिए, पेड़ों के साथ देखिए कितना सुंदर फॉरेस्ट लगता है। और जब यहाँ पे ट्रीज काट दिए जाते हैं तो ये कैसी जमीन लगती है। सच एक्टिविटीज आर लीडिंग टू अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन दी फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ। देखिए ये ड्रास्टिक रिडक्शन का मतलब होता है बहुत ही तेजी से घट रही है इन्हीं एक्टिविटीज के कारण, क्योंकि पेड़ इतने ज्यादा काटे जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। फॉरेस्ट कवर जो है अर्थ पे वो बहुत ही ज्यादा घटता चला जा रहा है बहुत तेजी से। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ट्रीज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं, बहुत सारे नियम बनाए हैं जिसमें ये बताया गया है कि कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। When some trees need to be cut, a large amount of trees must be planted. देखिए जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसकी जगह में उससे 5 गुना ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और ज्यादातर पेड़ लगाने को क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्रीज, एंड एफॉरेस्टेशन होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। उस टर्म को आप कहते हैं अफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आपका आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल। देखिए जितने ज्यादा पेड़ ये मैंस के द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा काटे जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इट लीड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया।
हैं, जो जो इसके बेनिफिट थे फॉरेस्ट के वही अब अगर फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो फिर उसकी डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। इसमें क्या है, डिक्रीज इन रेनफॉल, सराउंडिंग एरियाज में मतलब आसपास के इलाकों में रेनफॉल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो वाटर साइकिल मेंटेन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं आपको सिर्फ ऊपर से ये हेडिंग पढ़ा के बस ये नहीं करवाना चाहती हूँ कि बुक रीडिंग करा दूं, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको ट्रांसपिरेशन कई बार बताया है। बच्चों को ये तो पता होता है डिफोरेस्टेशन से रेनफॉल कम होती है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई रेनफॉल जो है कम क्यों होती है डिफोरेस्टेशन से। तो उसका मेन रीजन यही है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होने से क्या होता है, वाटर साइकिल मेंटेन रहती है और इंक्रीज इन रेनफॉल होती है। और यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होंगे तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा और डिक्रीज इन रेनफॉल होगा। नेक्स्ट आपका जाता है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी। क्यों? प्लांट एक प्रोसेस करता है अपना खाना बनाने के लिए जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इससे एक इक्विलिब्रियम बना रहता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर ट्रीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। आप अभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स की टेंपरेचर जो है कितना ज्यादा राइज कर रहा है। आप आज से 10 साल पहले 20 साल पहले का टेंपरेचर देखिए, इतना टेंपरेचर कभी राइज नहीं करता था, जो 50 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है। तो ये क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के साइन है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज। नियर बाय एरियाज में ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इंक्रीज इन सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मतलब जैसे कि मिट्टी आपकी क्या होती है, अगर ज्यादा से ज्यादा प्लांट होंगे तो वो क्या होगी, रूट जो है उन्हें मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखेगी। लेकिन अगर प्लांट्स के कटाव हो जाएगा, प्लांट्स ही काट दिए जाएंगे तो मिट्टी जो है बह के चली जाएगी, उड़ जाएगी, मतलब उससे मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज इन सोइल इरोजन दैट मे कॉज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड, जिसके कारण की ज्यादा बाढ़ आ सकती है उस एरिया में, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्बर का काम ही नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वहां पर बाढ़ आने का खतरा रह जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉरेस्ट के होने पे इतनी सेफली वहां रहते थे, इतने अच्छे से वहां ग्रो करते थे, सर्वाइव करते थे, तो उनकी जो है वो खत्म हो सकते हैं। इसी के कारण जो है एंडेंजर्ड हो रहे हैं एनिमल्स और एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपका आ गया है हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। देखिए अभी तक हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ लिया है कि डिफोरेस्टेशन में कैसे पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए आपके फॉरेस्ट को, वो आप देखने वाले हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। पूरे दुनिया में जो है फॉरेस्ट बहुत ही डेंजर में है, बहुत ही खतरे में है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दिस फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट। वो बहुत ही जल्दी लुप्त होते जा रहे हैं वो प्लांट एंड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते थे, बिकॉज पेड़ों की कटाई की जा रही है। मैनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अंडर थ्रेट। बहुत सारे लोग जो और बहुत सारे कल्चर जो इस पे डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पे, वो भी जो है वो खतरे में आ गए हैं। डू यू नो में है ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। सिर्फ जो पुराने टाइम में जो फॉरेस्ट होते थे उसका सिर्फ 20% ही फॉरेस्ट अभी बचा हुआ है। A forest of the size of a football field disappear every 2 seconds। एक जो फॉरेस्ट होता है जो कि एक फुटबॉल फील्ड जितना साइज है, जिसका वो हर 2 सेकंड में डिसअपियर हो रहा है। तो सोचिए कितनी तेजी से आपके फॉरेस्ट घटते चले जा रहे हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक कानून बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल, इसके रूल के हिसाब से द इनडिस्क्रिमिनेशन कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। के रूल के हिसाब से जो भी पर्सन जो है पेड़ों की कटाई करेंगे, जो भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे, बिना परमिशन के पेड़ों की कटाई करेंगे, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, मतलब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। मेनी एरियाज इन इंडिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए बहुत सारे एरिया जो है इंडिया के अंदर वो नेशनल पार्क में बना दिए गए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं। किस लिए बनाई गई है? ताकि फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके और जो एनिमल उसके अंदर रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड। नेशनल पार्क और जो सेंचुरी होती है आपकी, दोनों ही रिजर्व लैंड होते हैं। नेशनल पार्क यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वही इसका मालिकाना हक रखती है और वो उसी के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं ये। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। ये जो है ये प्रोटेक्ट होती है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, जो कि हाउसेज वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब कुछ भी चीज यहाँ पर नहीं हो सकती है। ह्यूमंस के द्वारा कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की जा सकती और पोल्यूशन नहीं हो सकता है इस एरिया में। सेंचुरी जो होती है वो भी एक रिजर्व एरिया होता है इन विच बर्ड एंड एनिमल एरियाज में क्या होता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स जो कि पहले शिकार किया जाता था जिनका, वो उस चीज से यहाँ प्रोटेक्ट करके उन्हें रखा जाता है सेंचुरीज में। नेशनल पार्क एंड डिफर फ्रॉम अ सेंचुरी। नेशनल पार्क और सेंचुरीज में डिफरेंस क्या है वो देखिए। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इनसाइड द फॉर्मर। देखिए नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, व्हाइल लिमिटेड एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन द लेटर। और सेंचुरीज में जो है लिमिटेड एक्टिविटीज जो है ह्यूमन एक्टिविटीज वो परमिट की जाती है कि आप वहां पे देखने के लिए जा सकते हैं। नेशनल पार्क रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क जो है उसको ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज प्रोबेबली द ओनली वन प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर एशियाटिक लॉयन इज प्रोटेक्टेड। ओनली वन प्लेस, मतलब सिर्फ ये इकलौता एक ऐसा प्लेस है जहां पे एशियाटिक लॉयन जो है वो प्रोटेक्ट करके यहाँ पर रखा गया है, जिसको कि एक नेचुरल हैबिटेट दिया गया है, नेचुरल सराउंडिंग दी गई है कि वो वहां पर खुलकर जी सके, आराम से अपने बाहर घूम सके, अपने एक्टिविटीज अपनी कर सके। तो ये है एशियाटिक लॉयन जो गिर नेशनल पार्क में है, जो कि आपका गुजरात में है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करनी है स्टूडेंट, जो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा एयर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स जो है एट भरतपुर बर्ड सेंचुरीज, ये आपको दिखाई दे रही है। ये नेशनल पार्क का है और ये बर्ड सेंचुरी का है।
अब इसमें से मेन चीजें आपकी क्या है? मेन चीजें ये है कि ओनली 20% जो वर्ल्ड एंशिएंट फॉरेस्ट थे उनमें से सिर्फ 20% ही अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट आपको याद करना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनी थी जिसमें कि इनडिस्क्रिमिनेशन कटिंग ऑफ ट्रीज को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया था। नेक्स्ट आपको उसमें आपको करना है कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जो है वो बनाई गई है सो दैट कि वो प्रोटेक्ट कर सके फॉरेस्ट को एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। नेशनल पार्क कौन से होते हैं? जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया जा सकता है। एंड सेंचुरीज क्या होती है? जहां लिमिटेड एक्टिविटीज होती है ह्यूमन की और जहां पर एनिमल्स एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम हंटिंग। ये आपको लिखना है इसके बारे में कि इसके बारे में डिफरेंस क्या है। दोनों रिजर्व लैंड होते हैं और ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो नेशनल पार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात के अंदर वो इकलौता ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर एशियाटिक लॉयन जो है वो प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। या पिक्चर देख रहे हैं तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये छोटी छोटी चीजें आप जो है ऐसा नहीं है कि आपको रटना होता है, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि भी हाँ पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लॉयन जो है वो यहीं पे है और यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया है गिर नेशनल पार्क में। तो इस चीज में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। एशिया के अंदर लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। और वो कहां पर है? वो है आपके राजस्थान में। इट इज फेमस एज अ रिफ्यूज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स, पैरोस, आइबेस, पेंटेड स्टॉक्स। रिफ्यूज क्या होता है? जैसे शरणार्थी आते हैं जहां पर बाहर से आए हुए रुकते हैं उसे कहा जाता है रिफ्यूज। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पे बहुत ही स्वेयर ठंड हो रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो वहां से वो माइग्रेट कर जाते हैं उस सीजन के लिए जब तक वहां पे ठंड खत्म नहीं होती है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ पर, तो उसे कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। दीज एंड मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, इस तरह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मेक इट देयर टेम्परेरी होम, वो एक अपना टेम्परेरी होम इसे बना लेते हैं ड्यूरिंग वेरी स्वेयर विंटर मंथ, बहुत ही ज्यादा ठंडे मौसम में। Some other national parks in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and the Dudhwa National Park. These provide an unforgettable wildlife experience. ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर है आपकी कॉर्बेट नेशनल पार्क की। ये पिक्चर भी जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की है आपकी, और ये है आपकी दुधवा नेशनल पार्क की पिक्चर। ये दुधवा नेशनल पार्क की पिक्चर्स हैं, ये मैंने नेट से मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिक्चर्स गूगल से। These are very beautiful. A number of organizations are spreading awareness about the importance of forests and trees through printed as well as electronic media. देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस फैला रही है, मतलब कि जागरूक कर रही हैं लोगों को, किस लिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बता रही है कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है एंड ट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंटेड मीडिया के थ्रू, प्रिंटेड मीडिया कौन सी होती है स्टूडेंट? जैसे आपकी बुक प्रिंटेड मीडिया है, जहां पर प्रिंट किया हुआ हो वो प्रिंटेड मीडिया कहलाता है, मतलब न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके मैगजीन्स हो गए, आपकी बुक्स होगी, ये सब प्रिंटेड मीडिया। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके होते हैं जैसे आपके सोशल मीडिया हो गई है, टेलीविजन हो गए हैं, रेडियो हो गया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप सुन रहे हैं उस चीज को या देख रहे हैं, तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे कि एक ये यहाँ पर दिखा रखा है पोस्टर जो कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन का है कि भाई आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने क्लाइमेट को किस तरह से बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे बना रखी है और ये किसके द्वारा बनाई गई है? WWF। यहाँ पे WWF जो है उसकी फुल फॉर्म आपकी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। उसे WWF जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के पोस्टर से अवेयरनेस करी है अबाउट फॉरेस्ट। We all can contribute towards forest conservation. हम सब भी जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए पहल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? By minimizing the use of wood and wood products. हमें जो है वुड के प्रोडक्ट, जो लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए। By not using products that promote destruction of forest. और हमें ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए जिसमें जो है फॉरेस्ट को खतरा हो। Many people buy fur obtained from animals. बहुत सारे लोग जो है फर खरीदते हैं जो कि एनिमल्स के होते हैं। ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं जो कि एलिफेंट के दांत का होता है। This should not be done as it leads to killing of wild animals. देखिए ये चीजें रुकनी चाहिए, ये चीजें बैन होनी चाहिए क्योंकि इससे वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग होती है, मारा जाता है, हंटिंग की जाती है। बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी। हमें इस तरह के त्योहार मनाने चाहिए, इस तरह के फेस्टिवल मनाने चाहिए जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाते हैं। और ये फेस्टिवल जो है बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वन महोत्सव। आपने भी डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा। डू यू नो में है वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम। वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन अवर कंट्री, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होता है, हम इस दिन पेड़ उगाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कंट्री में इंक्रीज हो, इसलिए ये वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया गया। every year thousands of trees are planted during the forest festival. हर साल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ट्री, हजारों में वृक्ष लगाए जाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। बहुत सारे स्कूल भी इसे सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव को बाय प्लांटिंग ट्री। आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी सेलिब्रेट होता होगा जहां पर आपसे ट्री लगवाए जाते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स जो है वो ट्री लगाते हैं। दिस वे दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द अर्थ ग्रीन। इस तरह हम सब भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी अर्थ को दोबारा से ग्रीन बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा सके इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेके। फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर। फॉरेस्ट जो होते हैं वो अर्थ के एयर प्यूरिफायर कहलाते हैं। जैसे हमारे लंग्स जो हैं वो हमारे एयर प्यूरिफायर हैं, उसी तरह से फॉरेस्ट जो हैं वो अर्थ के एयर प्यूरिफायर कहलाते हैं। दे आर ऑफन रेफर टू एज दी अर्थ्स लंग। ये अर्थ के जो है लंग्स कहे जाते हैं। जस्ट एज अवर लंग्स, जैसे हमारे लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से एंड इन्फ्यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ उन्हें। ग्रीन प्लांट्स ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान और इन रिटर्न रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को इन एटमॉस्फेयर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, मैं इजी में आपको समझाती हूँ। देखिए
हम ह्यूमंस जो होते हैं वो एयर इनहेल करते हैं, एयर लेते हैं अपने नोस्ट्रिल से, नोज से, और फिर उसके बाद वो कहां पहुंचती है, हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन को लंग्स जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं ब्लड के अंदर, ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर जाकर सर्कुलेट कर सकें। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ब्लड से ले लेते हैं। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का मेरे का क्वेश्चन था कि मैम लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ऐसा नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, बुक में कोई गलती नहीं है। आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी ब्लड, हमारे जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो है वो लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसे बाहर एक्सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस पिक्चर से आपको साफ समझ आ गया होगा कि हम जो है एयर, बाहर के एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे हैं, लंग्स में जाती है, ऑक्सीजन उसमें से ब्लड में चली जाती है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग एब्जॉर्ब करके उसे बाहर एक्सेल कर देता है, दोबारा से निकाल देता है। और प्लांट जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं इससे, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए प्लांट हमारे बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं, क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि फॉरेस्ट को अर्थ का एयर प्यूरिफायर क्यों कहा गया है, या फिर उन्हें जो है अर्थ का लंग क्यों कहा गया है। तो इसमें आपको ये करके आना है, ये बताना है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कैसे कैसे होता है। Then do you know the well-known चिपको आंदोलन literally means hug the trees movement. It originated from an ancient in a remote village high up in the Himalayas in 1972. देखिए एक विलेज था जिसे रैनी विलेज नेम भी दे रखा है। इसमें क्या हुआ था, ये 1972 की बात है, ये हिमालय में है। और इसमें क्या हुआ था, पेड़ों की कटाई जब हो रही थी तो इस तरह से वुमेन्स जो है वो पेड़ों को घेर के खड़ी हो गई थी, उसके ऊपर मतलब एकदम से हग करके खड़ी हो गई थी ट्रीज को, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन बोला गया था, क्योंकि वो चिपक के खड़े हो गए थे इस ट्रीज के, ताकि इसकी कटाई ना हो सके। और ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन दी लोकल विलेजर्स, ये लोकल विलेजर्स थे, एंड अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हु हैव बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। उनको जो है आदेश मिला था, जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर आए थे उनको पेड़ काटने का आदेश मिला था, तो वो यहाँ पर काटने के लिए आए थे, लेकिन वहां के विलेजर्स, जो लोकल विलेजर्स थे, उन्होंने वो काटने नहीं दिया गया था। वुमेन ऑफ रेनी विलेज रैनी विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्लैप्स द ट्री ट्रंक। जैसे ही उन्होंने सुना था कि भाई पेड़ों की कटाई हो रही है हमारे विलेज के आसपास, तो वो वहां की जो वुमेन्स थी वो आई थी और उन्होंने ट्री ट्रंक के चारों तरफ जाकर जो है उसे हक कर लिया था ट्री को। दस दे प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम देयर एक्सेस एंड सो टू कट द ट्रीज। एक्सेस एंड सो क्या होती हैं, वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे पेड़ों को काटा जाता है, जिसे हम हिंदी में जो है कुल्हाड़ी कहते हैं और आरी कहते हैं। तो वो जो है वो उनसे वो ना कर सके, इसको काट ना सके, इसलिए वो जो है ट्री ट्रंक पे जाकर वहां पर चिपक गई थी, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोला गया था। अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने जो है इतनी बड़ी भागीदारी दी थी उस टाइम। द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, तो इसलिए उन्हें वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली थी। इट इज द सिंबॉलिक हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स, इसीलिए इसको ट्री हगर्स भी कहा जाता है, कि ट्री को गले लगाने वाले। हु पुट देमसेल्फ इन डेंजर, जिन्होंने अपने आप को खतरे में डाला, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म्ड, और पूरे नेचुरल एनवायरमेंट को हार्म होने से बचा लिया। तो इसलिए था आपका चिपको आंदोलन, जो कि रेनी विलेज की वुमेन्स ने वहां पर जो है फॉरेस्ट को कटने से बचाया था, ट्रीज को कटने से बचाया था। देन कीवर्ड्स आ गए हैं। अफॉरेस्टेशन, जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये वो प्रोसेस होता है ऑफ लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जिसमें कि लार्ज स्केल पे प्लांट्स लगाए जाते हैं। बर्ड माइग्रेशन क्या होता है, बर्ड माइग्रेशन होता है रेगुलर सीजनल मूवमेंट अलोंग अ फ्लाईवे बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड्स अंडरटेकन बाय स्पीशीज ऑफ मेनी बर्ड्स। बर्ड माइग्रेशन क्या होता है, जब एक जगह से बर्ड जो है दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं सीजनली, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि ठंड का सीजन है तो बहुत ज्यादा स्वीयर ठंड से बचने के लिए वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं अपने टेम्परेरी होम में, जैसे कि हमने ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पढ़ा था कि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आकर रहते हैं। नेक्स्ट है केनोए। केनोए क्या होता है, लाइट वेट नैरो बोट होती है। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटना, उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ट्रीज होते हैं और ये साउंड एब्जॉर्बर भी होता है। रिफ्यूज क्या होते हैं, ऐसा प्लेस जो कि आपको शेल्टर और प्रोटेक्शन देता है, मतलब रहने के लिए जगह और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्कैफोल्ड क्या होता है, अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट पीपल, लोगों को मदद देने के लिए, मटेरियल को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के टाइम जो स्कैफोल्ड किया जाता है, मतलब उसे मदद देने के लिए जो चीज करी जाती है उसे स्कैफोल्ड कहते हैं, हेल्प के लिए।